नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए, बिल्कुल जवाब चाहिए। जवाब उनसे चाहिए जो गाजा से लेकर गढ़चिरौली तक एक्टिव है। जवाब उनसे चाहिए जो गाजा से लेकर गढ़चिरौली तक सिर्फ एक बात कर रहे हैं। वो बात है आतंकवाद को बढ़ावा देने की, नक्सलवाद को बढ़ावा देने की। आतंकी और नक्सली जिनको कोरोना से कोई लेना देना नहीं है, पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है। देश लगातार कोरोना से लड़ने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसे समय में भी हमें अपने देश में कोरोना के साथ साथ एक और समानांतर लड़ाई लड़नी पड़ रही है, और वो समानांतर लड़ाई है आतंकवाद और नक्सलवाद से। आज का दिन बहुत विशेष है। आज दिन है आतंक विरोधी दिवस। आज का दिन जब हम हर बार शपथ लेते हैं, हर बार प्रण करते हैं, हर बार प्रतिज्ञा लेते हैं कि आतंकवाद को पूरी तरह से जड़ से खत्म करेंगे, लेकिन हर बार इस दिन के आने पर बहस एक ही होती है कि आतंक का, नक्सलवाद का खात्मा कब होगा, कैसे होगा। ये समानांतर लड़ाई जो भारत आज लड़ रहा है, इस समानांतर लड़ाई का अंत कहां पर जाकर होगा। कहां पर हम कहेंगे कि गाजा से लेकर गढ़चिरौली तक अगर आतंक और नक्सलवाद का बोलबाला है तो हमारे देश की सेना उससे मुकाबला करने के लिए तैयार है, और हम जवाब देंगे और जीतेंगे भी। लेकिन कैसे और कहां जाकर ये लड़ाई खत्म होगी, इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी हो जाता है। और इसीलिए अगले कुछ घंटों में हमारे साथ वो विशेष चेहरे जुड़ेंगे जो ये बताएंगे कि आखिर ये लड़ाई जो शुरू हो गई है गाजा से गढ़चिरौली तक हमारे लिए कितनी बड़ी चुनौती बन चुकी है। इस चुनौती पर चिंतन और चिंता जताते हुए किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, क्या करना है, इन सब पहलुओं पर खुलकर चर्चा। लेकिन सबसे पहले हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट पर एक नजर। आतंकवाद विरोधी दिवस विशेष। गाजा से लेकर गढ़चिरौली तक आतंकी, आतंकवादियों से सहानुभूति क्यों? आज आतंकवाद विरोधी दिवस है। ये दिन आतंकवादी सांपों और उन्हें दूध पिलाने वाले सपोरों पर बात करने के लिए सबसे उचित है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में अब संघर्ष विराम हो गया है। ऐसे में हम इस मुद्दे पर और गहराई के साथ चर्चा कर सकते हैं। इजराइल विवाद में जो एक चीज आपको नोटिस में लेनी चाहिए वो ये कि आतंकवादी संगठन हमास के समर्थन में खुलकर कुछ देश आ गए। सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, कुवैत समेत करीब सभी इस्लामिक देशों ने हमास का समर्थन किया है। आतंकवाद का सबसे बड़ा पनाहगाह पाकिस्तान है, ये कौन नहीं जानता। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर दुनिया की सुपर पावर क्या कार्रवाइयां करती है। इसी पाकिस्तान की धरती पर छिपे बैठे हैं आतंक के आका। यही है जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकवादियों के ठिकाने। यही है और भी हजारों आतंकी। इसलिए 2018 से अब तक FATF की ग्रे लिस्ट में पड़ा है पाकिस्तान। लेकिन जैसे हमास पर दुनिया बट जाती है, वैसे ही पूरी दुनिया पाकिस्तान पर भी बट जाती है। दरअसल दुनिया आतंकवाद पर ही बट जाती है, कभी गुड टेररिज्म और कभी बैड टेररिज्म के नाम पर, कभी उग्रवाद और नक्सलवाद के नाम पर। दुनिया ही क्यों, हिंदुस्तान की राजनीतिक पार्टियां भी आतंकवाद पर बटी दिखती हैं। कश्मीर में आतंकवादी हमले किसी से छिपे नहीं। कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियों के आतंकवादियों के लिए हमदर्दी भी किसी से नहीं छुपी। वहीं छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली समेत देश के दूसरे हिस्सों में वक्त पर नक्सली हमले होते रहते हैं। गढ़चिरौली में तो 21 मई को हुए एनकाउंटर में भी सुरक्षा बलों ने 13 नक्सलियों को ढेर कर दिया। लेकिन इससे पहले छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हमारे 22 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे। यहाँ भी हम देखते हैं कि वामपंथी गैंग पूरी तरह से नक्सलियों के समर्थन में खड़ा हो जाता है। जब सुदर्शन न्यूज हमास जैसे आतंकवादी संगठनों का विरोध करता है, उनके खिलाफ मजबूत स्टैंड लेता है, तो जिहादी सुदर्शन न्यूज के खिलाफ झूठ की मुहिम चलाने लगते हैं। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान जी के ऊपर FIR करवाते हैं। आज आतंकवाद विरोधी दिवस पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ऐसे हिंदुस्तान नक्सलियों आतंकियों का सफाया कर पाएगा? क्या ऐसे दुनिया आतंकवाद को खत्म कर पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
है कि जिस आतंकवाद और नक्सलवाद पर बड़ी बड़ी चर्चाएं हो रही हैं, आखिर उसका खात्मा कब होगा। कोरोना से लड़ने के लिए तो वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, लेकिन इस आतंकवाद और नक्सलवाद से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन कब शुरू होगा। आइए इसी चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ 4 खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, स्वागत करना चाहूंगी। मेरे साथ आज पैनल का हिस्सा बन रहे हैं, बहुत बहुत विशेष स्वागत करती हूँ रिटायर्ड मेजर जनरल GD बख्शी साहब का, बहुत स्वागत। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर प्रदीप मिश्रा जी। प्रदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रही हैं प्रवक्ता शाइना NC जी, बहुत स्वागत। और साथ ही साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनुज यात्रा जी। अनुज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। लेकिन शुरुआत बख्शी साहब आपके साथ करना चाहूंगी, क्योंकि आज का दिन बहुत खास है। हर साल, हर बरस दर बरस एक शपथ, एक प्रतिज्ञा, एक प्रण, आतंकवाद का खात्मा करना है, नक्सलवाद को नेस्तानाबूद करना है। लेकिन हर बार वही परिस्थिति। अकेले अगर मैं इस साल की बात कर लूं, जब हम कोरोना से जूझ रहे हैं, लाखों लाख केसेस आ रहे हैं, अकेले इस साल अब तक कश्मीर में हमने देखा कि 68 आतंकियों को मार गिराया गया है। 69 आतंकियों को मारा गया। 28 अकेले अप्रैल में मारे गए हैं। यानी आतंक का बोलबाला इस कोरोना काल में भी है। दूसरी तरफ नक्सलियों से भी हम जूझ रहे हैं। बीजापुर में जो हुआ वो हमने देखा, अभी गढ़चिरौली की हम बात कर रहे हैं, वहां जो हुआ वो हमने देखा। तो आखिर इसके लिए वैक्सीनेशन कब आएगी, बख्शी साहब? GD बख्शी साहब, ये सवाल फिर दोहरा दीजिए। सर, कोरोना के लिए तो वैक्सीनेशन आ चुकी है, लेकिन आतंकवाद और नक्सलवाद का वैक्सीनेशन कब शुरू होगा? देखिए साहब, सबसे पहले चीज जो आपको चाहिए वो है विल, इच्छा शक्ति। नक्सलवाद से लड़ने के लिए, आतंकवाद से लड़ने के लिए 32 साल की सहन शक्ति दर्शाने के बाद, जब हमारे 80,000 भारतीय नागरिक जो है शहीद हो चुके थे, 21,000 पंजाब में, 45,000 जम्मू कश्मीर में और 15,000 पूरे भारतवर्ष में जो इंडियन मुजाहिदीन ने बॉम्ब ब्लास्ट का सिलसिला शुरू किया था, आपने चुपचाप सहा। 26/11 के बाद आपने 0 किया पाकिस्तान को, डोसियर पे डोसियर भेजे, किलो टन, हाथ पैर जोड़े कि आपकी अदालतें एक्शन ले। मतलब हद होती है साहब अपने आप को जलील करने की। अब नई सरकार आई, पहले उड़ी किया, उड़ी के बाद एक सर्जिकल स्ट्राइक की, फिर जब पुलवामा हुआ तो एयर स्ट्राइक करी। और देखिए पाकिस्तान के कलेजे में काफी ठंडक पड़ चुकी है। अब यही चीज सर्जिकल स्ट्राइक आपको नक्सलों के खिलाफ करनी। ये साहब, ये भी पिछले 30 साल से हमारा इन्होंने नाटक बना रखा। ठीक है साहब, ये पहले तो 200, 300, 400 के ग्रुप में ऑपरेट कर रहे हैं। हर साल जंगल से अप्रैल मई में निकलते हैं, हमारे 20, 30, 40, 50, 75 जवान मार डालते हैं हमारे पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स के, उनके हथियार ले जाते हैं और चीज चलती रहती। मेरा कहना है कि हमने जानबूझकर फौज को नक्सलों के खिलाफ नहीं इस्तेमाल किया था, क्योंकि ये हमें बॉर्डरों से बहुत दूर ले जाती जहां हमको फौज की जरूरत। अगर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद होता है तो वो साहब हमको बॉर्डर के पास ले जाता है, जहां अगर जंग छिड़े तो हमारी जरूरत है। पंजाब में होता है बिल्कुल बॉर्डर के पास। अगर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, वो ज्यादा दूर नहीं है अरुणाचल प्रदेश। तो इसलिए रिमलैंड्स में फौज का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो हार्टलैंड है, जो भारत का दिल है, बिल्कुल इंटरनल एरिया है, वहां फौज को लगा देना वो कोई इतनी अकलमंदी का काम नहीं होगा। इसलिए अभी तक फौज को अवॉइड किया गया। लेकिन साहब, ये प्रॉब्लम है और ये पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स से सॉल्व नहीं हो रही।
क्योंकि उनकी ट्रेनिंग, उनके आर्मामेंट पैटर्न, उनकी लीडरशिप मिलिट्री नहीं है। वो पुलिसिंग का टास्क अलग है और ये जंगल में काउंटर इंसर्जेंसी फाइट करना बिल्कुल अलग है। दुनिया भर में सब जगह फौजों का ही इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर हम परमानेंटली फौज को यहां नहीं लगाना चाहते तो हमको एक स्पेशल फोर्सेस आर्मी के लेकर सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए नक्सलों के बरखिलाफ। उसमें एयर पावर का इस्तेमाल करें, अटैक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करें, तोपों की जरूरत पड़ती है तो करें। यानी फौज और पुलिस फोर्सेस के बीच में की साइज 300-400 की साइज में फ्री ऑपरेशन नहीं अलाउ किया जा सकता। बिल्कुल बख्शी साहब, यानी फोर्स, पुलिस फोर्स और फौज के बीच में एक कंपैटिबिलिटी हो, एक स्ट्रैटेजिकल फॉर्मेशन हो, ये तो समझ में आता है। लेकिन एक बात आपने इस पूरे वक्तव्य में कही कि पाकिस्तान के कलेजे पर हमने एक चोट की, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमने चोट की है, उसका कलेजा लेकिन ठंडा नहीं हुआ है सर। मैंने इसीलिए शायद आपको मेरी आवाज नहीं पहुंची होगी, मैंने सिर्फ 2021 में जनवरी से लेकर मई तक के आंकड़ों का जिक्र किया था कि जनवरी से लेकर अभी मई तक की अगर बात कर ले तो जम्मू कश्मीर में 69 आतंकी मारे गए हैं। अकेले अप्रैल की मैं बात करती हूं सर, अकेले अप्रैल में 28 आतंकियों को हमारी सेना ने मार गिराया। हम काम कर रहे हैं, लेकिन जो पाक स्पॉन्सर टेररिज्म के आका हैं वो भी अपना काम कर रहे हैं। ये जो लड़ाई है ये अभी खत्म नहीं हुई है सर। यही तो हम कह रहे हैं, गाजा में जो परिस्थिति बनी है वो हमारे भारत में भी बन सकती है। अगर हम ये सोचते हैं कि हमने लड़ाई पर विजय प्राप्त कर लिया तो मुझे लगता है कि अधूरी जीत है अभी। बख्शी साहब देखिए, मेरा कहना यह है, लड़ाई लड़ने के दो तरीके होते हैं, रक्षात्मक, आक्रामक। जब पुराने जमाने में युद्ध होता था, एक ढाल होती थी और एक तलवार। आप केवल ढाल से नहीं लड़ सकते, और अगर आप अपनी ढाल फेंक देंगे, केवल तलवार से लड़ेंगे, वो भी मुश्किल पड़ जाता। दोनों का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना पड़ता है। हमारी प्रॉब्लम ये थी कि हम सिवाय ढाल के कुछ इस्तेमाल करना ही नहीं चाहते थे। एक गांधीवाद का जो भूत हमारे सर चढ़ गया है, इसने हमारा बहुत बुरा हाल किया। देखिए साहब, आप हमारा इतिहास पढ़ें, सारी जो निर्णायक जंगें हुई हैं, पानीपत की 3 लड़ाइयां, वो कहां हुई है? भारतवर्ष के अंदर, दिल्ली से कोई 150 किलोमीटर दूर। ये कोई लड़ने का तरीका है? आपको आगे बढ़ के सीमा पार करके अफगानिस्तान में वार करना चाहिए, पलटवार पहले करना चाहिए। आप इंतजार करेंगे कि मेरे घर आएगा तब मैं फुर्सत निकाल के कथक डांस गाने से फिर मैं जाके लड़ूंगा, तो फिर तो आप पिटेंगे, और 3 बार आप पिट चुके इतिहास में। बट थैंक गॉड वो सब इतिहास है। 16वीं सदी से श्री गुरु गोविंद सिंह, छत्रपति शिवाजी महाराज और आसाम में जनरल लचित बोरफुखान, इन्होंने मिलकर मुगल साम्राज्य को उखाड़ फेंका। फिर महाराजा रंजीत सिंह ने पूरे पंजाब, पाकिस्तान का जो इलाका है उस पर कब्जा किया, लाहौर में उनकी राजधानी बना दी, और उसके बाद जाके अफगानिस्तान पे हमला किया। जलालाबाद में गवर्नर होता था हरि सिंह नलवा, उनके जो जर्नैल थे गुलाब सिंह, उन्होंने तिब्बत पे हमला किया, लद्दाख जीता, बाल्टिस्तान जीता, कारगिल, ये सारा इलाका जीता। और ये फर्क पड़ा, द्वितीय महायुद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में हमारी फौजें अंग्रेजों के नीचे पूरी दुनिया के मैदाने जंगों में लड़ी, जर्मनी के खिलाफ, तुर्की के खिलाफ, जापान, इटली के खिलाफ, और उन पे हावी हुई। सर, और अब देखिए, आजादी के बाद हमारी दुनिया तो कोई सानी है ही नहीं। हमारे फौज दादा की आबादी ये जानती है कि जब हमारी सेना चलती है तो हमारा सीना गर्व से फूल जाता है, जवाब देती है। लेकिन प्रदीप मिश्रा जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस आतंकवाद और नक्सलवाद, आज अगर देखें तो चेहरे के कोई अलग अलग सिक्के नहीं है, चेहरे अलग अलग नहीं है, सिक्के के 2 अलग अलग पहलू नहीं है, एक ही चेहरा है।
आतंकवाद और नक्सलवाद दोनों एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। और 2016 में जब एनआईए ने यह रिपोर्ट दी थी कि साहब संभल जाइए, नक्सलवादियों का गठजोड़ हो रहा है आतंकवाद से, यह बड़ी मुसीबत आने वाली है, उस वक्त बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। और आज देखिए परिस्थितियां ऐसी हैं कि कोरोना काल में जब खुद नक्सलियों के लिए खबर आ रही है कि लगातार नक्सली कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, उन्हें इससे मतलब नहीं है कि वो कोरोना से संक्रमित है, वो जिएंगे या मरेंगे, उन्हें सिर्फ हमला करना है हमारी पुलिस फोर्सेस पे, हमारे देश पर, हमारे देश के दिल पर, और यही हो रहा है। तो लड़ाई कमजोर क्यों हो रही है? क्यों हम हर बार इस दिन आकर चर्चा करेंगे जी कि आतंकवाद खत्म कर देंगे, नक्सलवाद खत्म कर देंगे, और फिर वही परिस्थिति बनेगी? सर प्रदीप जी, जहाँ तक हमारे देश में आतंकवाद का प्रश्न है, तो जनरल बख्शी साहब ने जो बताया बहुत सही बताया, उन्होंने मैं समर्थन करता हूँ उनका। लेकिन इन 6 सालों में हमने आतंकवादियों को कश्मीर तक तो रोक दिया। देश के अंदर ब्लास्ट, सीरियल ब्लास्ट सुनने में नहीं आया, ये तसल्ली तो है। लेकिन आतंकवाद के हमारे देश में कई रूप हैं। देखिए, जब डकैती का अपराध किया जाता है तो कमरे के अंदर अपराध करने वाला और बाहर वॉच करने वाला, ये दोनों डकैती के डेफिनेशन में आते हैं। तो हमारे देश में जो खुलेआम ओपन सफेद पोस्ट आतंकवादियों के जो ब्लाइंड सपोर्ट और व्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग करते थे, खुलेआम जो समर्थन है, वहां आप आतंकवाद बॉर्डर में तो आप मार लेंगे, घुसने नहीं देंगे, लेकिन जो देश के अंदर आतंकवादी बैठे हैं उसका क्या करेंगे आप? और जब तक इनका पोस्टमार्टम नहीं होगा, जैसे उदाहरण दूं आपको, याकूब मेमन, उसके लिए 2.5 बजे रात को सुप्रीम कोर्ट खुल गया। जिन सेलिब्रिटी अवार्ड वास्ते जज को हमने सिर पे बिठाया, जनता ने जिसे सेलिब्रिटी बनाया, वो खुलवाने पहुंच गए। दर्जनों वकील तैयार हैं आतंकवादियों के लिए। एक आतंकवादी मारा जाता है, इनकाउंटर में मारा जाता है, एक देश की पुरानी पार्टी की मुखिया रात भर रोती है। ये क्या है? इन आतंकवादियों से कैसे निपटेंगे आप? ना बॉर्डर वाले से तो मुकाबला कर लेंगे। बुरहान वानी मासूम हो गया। पाकिस्तान के क्या दुनिया की जो हिट लिस्ट में है, हाफिज सईद, ओसामा बिन लादेन, इनको सम्मान से नाम लिया जाता है हमारे यहाँ राजनीतिक पार्टियां। ओसामा जी, लादेन साहब, यानी प्रदीप जी बात वहीं पर आकर खड़ी होती है ना कि जो सामने दुश्मन दिखता है उससे तो लड़ने के लिए फौज तैयार है, लेकिन हमारे घर के अंदर जो जयचंद है, शायना एनसी आपके पास आते हुए, घर के अंदर के जयचंदों को जब तक सबक नहीं सिखाया जाएगा, हर बार ऐसी तस्वीरें आएगी। इसलिए क्योंकि आज भी हमने देखा, जब गाजा की बात आई तो गाजा को समर्थन देने के लिए यहाँ पर क्या क्या हो गया, हमास को समर्थन देने के लिए क्या क्या हो गया। यहां तक कि हमने जब आतंकियों के खिलाफ आवाज उठाई तो सुदर्शन न्यूज पर ही देख लीजिए, एफआईआर लॉन्च करने के लिए दुनिया के वो तमाम संगठन निकल पड़े जिनको ये आतंकवादी, ये नक्सलवादी मासूम नजर आते हैं। तो इन जयचंदों का क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, आतंकवाद होते हैं, और भले वो रहें इजराइल में, हमास हो, या फिर गाजा स्ट्रिप की हम बात करें या गढ़चिरौली की बात करें, प्रधानमंत्री ने कभी भी राजनीतिक इच्छा शक्ति में कमी नहीं दिखाई, बल्कि उनका हमेशा ये कहना माना है कि जो आतंकवाद है उनको मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। और मैं आपको वापस लेके जाना चाहती हूँ, उरी की जिक्र हुई यहाँ पर, पठानकोट की बात हुई, लेकिन इसके पहले म्यांमार में जो एम्बुश हुआ वो भी तो मुंहतोड़ जवाब था भारत के तरफ से। और मोदी जी ने हमेशा कहा कि जहां तक फोकस रखना है वो इस चीज के ऊपर कि हम अपने प्रोजेक्ट्स को कैसे मॉनिटर करें, हम देखें कि कैसे इम्प्लीमेंटेशन है कि हमारे सभी बॉर्डर्स सक्षम रहें। एंड देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ इंडिया एंगेजिंग इन पैलेस्टाइन और इजराइल, क्योंकि सवाल ये है कि आज जब सरकार के तरफ एक इनिशियल डिस्कशन रहा जहां प्रधानमंत्री
स्वयं विजिट करने वाले थे पैलेस्टाइन, और जो पहली बार प्रेसिडेंशियल विजिट रहा पैलेस्टाइन को 2015 में, एक चीज स्पष्ट है कि अकाउंटेबिलिटी ही एकमात्र उपाय हो सकता है। और एक तरफ से पैलेस्टाइन सबसे बड़ा रेसिपिएंट रहा पास में, आप भूलिएगा मत, जब स्टूडेंट्स और स्कॉलरशिप की बात थी। 12,000 पैलेस्टीनियन स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हुए हैं इंडियन यूनिवर्सिटीज से, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने फीडबैक नहीं लिया कि क्या चल रहा है जमीनी स्तर पे, हमें अपने आप को कैसे सुरक्षित रखना है। शारदा जी, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है ना, इसका मतलब भी नहीं है ना, मैं बख्शी साहब से जरा 20 सेकंड में चाहूंगी इसका जवाब दे दें और फिर मैं ब्रेक लेती हूँ। इसका मतलब बख्शी साहब ये भी नहीं है ना कि जब हम ऐसी परिस्थितियां देखें जहां पर आतंकवाद को पोषित किया जा रहा हो, जहां को आतंकवाद को बल दिया जा रहा हो, वहां तो फिर क्रेडिबिलिटी भी तो होती है ना कुछ, कि हमें खत्म करना है, हम अगर दावा कर रहे हैं तो वो हम करके दिखाएंगे। अकाउंटेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी दोनों के बीच में फिर कहूंगी कि कंपैटिबिलिटी भी होनी चाहिए। बख्शी साहब देखिए, मैं मिश्रा जी से बिल्कुल सहमत हूं कि हमारे देश में एक जयचंद तबका है, एक जयचंद जीन है। जब भी हमको कोई खतरा बाहर से या अंदर से पैदा होता है, कूद के ये उसके समर्थन में पहुंच जाते। देखिए साहब, जितना फौज को लताड़ा गया है, पुलिस को, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस को लताड़ा गया है किसी देश में, तो वो भारतवर्ष डिमोनाइज किया गया है, गाली गलौज पे आ गए, रेपिस्ट, मर्डरर, और हर किस्म की कोशिश की गई है कि हमारे ऑपरेशन में अंकुश लगाए, कि हम बिल्कुल ऑपरेट नहीं करने दिया जाए गांधीगिरी के नाम पे। ठीक है, और ये बहुत ही खराब, और खासकर यूपीए के कार्यकाल के दौरान तो साहब हद ही हो गई। चलिए, आपने जब ये मुद्दा उठाई दिया तो इसका जवाब हम लेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लेते हैं। ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी है, क्योंकि चर्चा सिर्फ यहाँ पर गाजा से गढ़चिरौली तक अगर जब हम बात करते हैं तो चर्चा कैसे होगा इस पर नहीं होनी चाहिए कि आखिर आतंकवाद का अंत कैसे होगा, कब होगा, ये भी चर्चा का विषय है। कैसे होगा, कब होगा, कहां होगा, इन तीनों का जवाब चाहिए होगा। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। तो महामारी में भी बाज नहीं आ रहे हैं आतंकी और नक्सली। गाजा से लेकर गढ़चिरौली तक आतंकवाद, नक्सलवाद की तस्वीरें हैं, और इसीलिए जरूरी हो जाता है कि जिस समानांतर लड़ाई में हम उतर चुके हैं, उस समानांतर लड़ाई के लिए एक ऐसा स्ट्रैटेजिकल फॉर्मेशन हो जिसमें कोरोना को भी मात दिया जाए और ऐसे आतंकी और नक्सलियों को भी मात दिया जाए। एक बार फिर से पैनलिस्ट के पास वापस लौटते हैं और सीधे अब अनुज आत्रे साहब के पास आते हुए, अनुज जी माफी चाहती हूँ, ब्रेक के बाद आपके पास आ रही हूँ, पूरा आपको 1.5 मिनट दूंगी अपनी बात रखने के लिए। महत्वपूर्ण बात आपने सुनी होगी, आप शाइना एनसीडी की बात को अगर थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, क्योंकि वो बीजेपी की प्रवक्ता हैं, आप उन पर आरोप लगाने लगेंगे, बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन जीडी बख्शी साहब की बात को, प्रदीप मिश्रा जी की बात को तो ध्यान में रखते हैं ना, कि अगर आज की तारीख में हम और आप मिलकर इस बात पर बहस कर रहे हैं कि देश में अभी तक आतंकवाद या नक्सलवाद क्यों खत्म नहीं हुआ, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं से कांग्रेस की सरकार भी जिम्मेदार रही है। 70 सालों का वो इतिहास भी जिम्मेदार रहा है, जिसकी वजह से आज भी हम ऐसी बदरंग तस्वीरें देख रहे हैं। महामारी में भी समानांतर लड़ाई लड़ेंगे साहब हम आतंकियों से और नक्सलियों से। अनुज जी, डिबेट के 30वें मिनट आप मुझे 1.5 मिनट देने के लिए, आप मेरे को एक टाइम आपने मेरे लिए सैंक्शन के लिए, इसके मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे 1.5 मिनट का समय देने को किया। दूसरी बात, शुरुआत में आपने सबसे पहले मुझे ये चाहती हैं कि जो वर्तमान में जो हमले हो रहे हैं, हम उन पे चर्चा न करके मैं 70 सालों के पहले आपसे चर्चा करूं, तो 70 सालों का और 7 सालों का अगर कहें तो मैं उसका भी कंपैरिजन आपसे कर लेता हूँ। मैं शुरुआत ही उससे कर लेता हूँ।
अगर आज हम गढ़चिरौली की बात कर रहे हैं, जिसमें आपको जो आपका चर्चा का विषय रहा है, अकेले गढ़चिरौली में ही 2014 से लेकर 2019 तक मैं आपको बता दूं 942 नक्सली हमले हो चुके हैं। और आपको एक बात और शायद मालूम होगा कि नक्सली हमलों के लिए जहां जहां आतंकवादी हमले होते हैं, नक्सलाइट स्पेशली हमले होते हैं, वहां पर लोकल पुलिस नहीं काम कर पाती है। ये कहीं ना कहीं पैरामिलिट्री फोर्सेस का काम होता है। जैसे अभी जनरल बख्शी साहब ने भी बोला है कि कहीं ना कहीं आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस से ही उनसे लड़ाई करनी पड़ेगी। और आपको एक मैं बात बता दूं कि अकेले 2019 में, जिसमें डबल इंजन की सरकार महाराष्ट्र में रही है, उसी गढ़चिरौली में 53 माओवादी हमले हुए, अकेले एक ही गढ़चिरौली की बात है। और अगर गढ़चिरौली पे हम जाएं तो 2019 मई में 16 हमारे जवान शहीद हो गए थे नक्सली हमलों में। और अगर मैं बात करूं आपसे नक्सली हमलों की, अगर हम बात करें 2014 से 2020 के बीच में बात करें, पूरे देश भर की में बात करें तो 1335 नक्सली हमले हुए हैं, जिसमें हमारे 290 सिविलियंस की डेथ हुई है और 95 सिक्योरिटी पर्सन की डेथ हुई है। तो आप 70 सालों का आंकड़ा इन सालों से अगर चाहें तो कंपेयर कर लीजिए। ये बहुत अधिक जो है हमले बढ़े हैं, मौतें बढ़ी हैं, मौतों की वारदात बढ़ी। और सबसे बड़ी बात देखिए, ये सरकार जो चुन करके आई थी, जिनको यहाँ बैठ करके डिफेंड किया जा रहा है, बचाने का प्रयास किया जा रहा है आपकी चर्चा में, ये लोग तो आतंकवाद से लड़ने के लिए आए थे, उसी आधार पर जनता से वोट मांगा। और सबसे पहले प्रधानमंत्री जी का अगर अनुज जी कम से कम बोलने से पहले ये सोच लीजिए कि आप देश के उस सैनिक का अपमान कर रहे हैं जो आपकी रक्षा के लिए अब भी बॉर्डर पर खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आप बोल तो पा रहे हैं, सर कर्टसी है, लेकिन अगर आप मेरे देश की सेना का अपमान करेंगे तो मैं आपको रोकूंगी, मैं बिल्कुल रोकूंगी अगर आप हमारे देश की सेना का अपमान करेंगे। जीडी बख्शी साहब, आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं वर्तमान सरकार को, यह आरोप लगा दिया अनुज जी ने। देखिए ऐसा है, मैं बताना चाहता हूं कि गाजा और गढ़चिरौली स्टडीज इन कंट्रास्ट, वहां इजराइल ने देखिए कैसे मारा है, बेरहमी से पलटवार किया है। वो जो वहां जो हमास था, उसने कोई 4000 रॉकेट दाग, जब उनकी जो भी हेडक्वार्टर, जो भी बिल्डिंग, जो भी टनल्स, उनको निस्तनाबूद कर दी। जो उनकी टॉप लीडरशिप है उसको बाय एयर टारगेट, जो टनल्स बना रखी थी 10-15 किलोमीटर की, झांसा दिया कि हम जमीनी हमला कर रहे हैं, वो अंदर घुसे और बंकर बस्टिंग डीप पेनिट्रेटर बॉम्ब से तबाही मचाई। जो हमास का नंबर 1 नंबर 2, उनके घरों पे पिन पॉइंट हमले किए, ठीक है साहब। और जो उनके टॉप 9 कमांडर हैं उनको धराशायी किया। जो उनका इंजीनियर कमांडर, साइबर जो उनका मास्टर था, जो रॉकेट इजाद करता था, ये सब मार डाले। और जब तक दुनिया ने हाय दुहाई नहीं करी, उन्होंने बख्शा नहीं, छोड़ा नहीं। बाइडेन साहब कहने के बाद भी लताड़ा 2 दिन और। ये तरीका है अपने सिटीजन्स को बचाने का। ये हम मलहपट्टी करेंगे, जोर से मत मारो, और थोड़ा सा करोगे तो हम आपको कोर्ट में ले जाएंगे, कचहरी के चक्कर लगाएंगे, फौज को, पुलिस को, सीआरपीएफ को जीना दूभर कर देंगे, हराम कर देंगे जिंदगी। न्यूज़पेपर्स में, टेलीविजन में लताड़े जाएंगे, रेपिस्ट कहे जाएंगे। मतलब यहां तो एक पूरा तबका लगा है बचाव में, लीक करने में और फौज के टाड़ाने, ताकि ऑपरेशन ना कर दिए जा सके। और पूरा जोर तो इस्तेमाल कर ही नहीं पाए। देखिए साहब, हमारी फौज भी मजबूरन इन लोगों की वजह से अभी तक केवल स्मॉल आर्म्स का हमने इस्तेमाल किया, केवल स्मॉल आर्म्स का। क्या भारत के पास जेट फाइटर नहीं, बॉम्बर नहीं, टैंक नहीं, तोपें नहीं, हमने नहीं इस्तेमाल। ये साहब हम जो कोलैटरल डैमेज बजाएंगे उसको वो करें। लेकिन अगर घने जंगल में ऑपरेशन हो रहा है जहां आबादी नहीं है, तो फिर क्या वजह है कि आप अपनी ताकत नहीं इस्तेमाल कर रहे? क्यों आप इनको किड ग्लव्स से ट्रीट कर रहे हैं?
क्यों आप पाल रहे हैं इनको? पिछले 10-15 साल से पाल के रखे हैं ये नक्सल तमाशा। और एक बार अच्छी लताड़ मार लगाते, आपकी एयरफोर्स को इस्तेमाल करिए, अटैक हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करिए, तोपों की जरूरत है, ठोकिए। कैसे ये पलटन की साइज में, और कह रहे हैं कि 3 पलटन है इनकी। अरे साहब, मैं पूरी जिंदगी जम्मू कश्मीर में लड़ते रहा, बख्शी 7 से बड़ा ठोकिए तो आप कह रहे हैं, आप ठोकिए कह रहे हैं, लेकिन जब हम ठोकेंगे, जब आप लोग ऐसे लोगों को ठोकेंगे तो मानवाधिकार वाले खड़े हो जाएंगे। अभी अनुज जी ने कह तो दिया ना कि आप तो वर्तमान सरकार को बचाने के लिए बातें कर रहे हैं। ऐसे बयान जब आप लोगों की शौर्य पर भी सवाल उठने लगेगा, फिर होगी राजनीति, और राजनीति कहीं ना कहीं से मनोबल को करेगी कमजोर। यही बात तो देखने में मिल रही है। प्रदीप मिश्रा जी जल्दी से कुछ कहना चाह रहे थे। प्रदीप जी। मैं जनरल बख्शी साहब की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। इजराइल आज अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस के शांति प्रस्ताव को भी नकार रहा है। क्यों? इजराइल का प्राइम मिनिस्टर चुनाव हार चुका है, बहुमत नहीं मिला बेंजामिन नेतान्याहू को, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है विपक्ष का, उसने डंके की चोट पे कहा है कि हम अपने बेंजामिन नेतान्याहू के साथ हैं इस युद्ध में। क्या भारत से विपक्ष डंके की चोट पे बोलेगा कि हम प्रधानमंत्री के साथ हैं? अरे ये तो सर्जिकल स्ट्राइक की सबूत मांग रहे हैं। यही तो अफसोस है ना अनुज जी। सरकार के साथ खड़े हो जाइए। समानांतर लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती है। जब देश की बात आए तो वहां पर कोई दल नहीं होता है, देश से बड़ा दल नहीं हो सकता अनुज जी। अनुज जी, देश से बड़ा दल नहीं। ये बात तो हम भी बोलते हैं लालमी जी। मुझे लगता है कि इसको शायद कोई ऐसा देशवासी नहीं होगा जो मानता होगा कि देश से बड़ा कोई नहीं है, दल तो बहुत दूर की बात आ जाती है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि देश में जहां जवानों की बात हो, हमारे नागरिकों की बात हो, और वहां चर्चा में बैठ करके राजनीति की जाए, वो भी बहुत दुखद है। और एक सरकार को बचाने के लिए पिछली सरकारों के ऊपर इल्जाम थोपा जाए, वो उससे बहुत बड़ा पाप है, गुनाह है। तो हमें वो भी, उससे भी बचना चाहिए। ऐसा नहीं दिखना चाहिए जनता को और जो देखने वालों को कि हम आज की सरकार से प्रश्न ना पूछ के, उनकी नाकामयाबियों का प्रश्न ना पूछ के, उनकी जिम्मेदारों के बारे में चर्चा करके, सर आपको अधिकार है, सफलताओं की तरफ लेकिन सेना के शौर्य पर, पुलिस बल की कार्यप्रणाली पर जब उन पर सवाल करेंगे तो फिर तो सवाल पूछा जाएगा ना कि आपके लिए क्या राजनीति बड़ी हो गई है? निवेदन है, मुझे बोलने दीजिए। नहीं, आप बोलिए, लेकिन कम से कम इस बात का जवाब दीजिए। आप सरकार से खूब सवाल करिए, लेकिन सेना और पुलिस बल पर सवाल मत पूछिए। किसने पूछा? आपने अभी मेरे जब पहले बोला, आपने मुझे म्यूट कर दिया। मैं वहीं से शुरुआत करता हूं। आप ये बताइए, आपने मुझे बोला कि आपने सेना का अपमान किया। किसने सेना का अपमान किया? आप मुझे मेरी कोई ऐसी एक लाइन सुना दीजिए जिसमें मैंने बोला हो, तो मैं आज के बाद दावा, मैं चैलेंज करता हूं कि मैं किसी डिबेट में नहीं बैठूंगा। आपने तो कहा ना कि आपके यहाँ पैनल में बैठ के जो सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपने इसी लाइन पर तो मैंने आपत्ति दर्ज की, क्योंकि आपने बोला सीधा सीधे कि आपके यहाँ पैनल पर बैठकर सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पैनल में हम लोग सीधे सीधे आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर राजनीति क्यों करते हैं आप? और जो बीजेपी की प्रवक्ता बैठी है उनके लिए बोला, लेकिन कहीं भी आप जबरदस्ती, उनकी तो सीमा है सर, वो तो अपना पक्ष रखेंगी ना। मैं अभी भी ओपन, लेकिन जीडी बख्शी साहब कुछ कह रहे हैं, आपकी बात को आपको बोला है। अब मैं आपको जीडी बख्शी साहब जरा कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए। हम भी वही सीधा सवाल पूछेंगे आपसे। आप बीजेपी की प्रवक्ता को बोल सकते हैं, उनकी सीमा है, वो बीजेपी का पक्ष रखेंगी, लेकिन मैंने देश का सवाल था और देश के लिए सवाल पूछा। जीडी बख्शी साहब लोग करते हैं, कृपया करके बख्शी साहब मत कीजिए। आपके पास आ रही हूँ बख्शी साहब। एक मिनट, मैं कहना ये चाहता हूं कि हर परिपक्व प्रजातंत्र में एक बाइपार्टिजन कंसेंसस होता है नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दों को लेकर। मतलब चाहे अमेरिका है, रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स, जब उनको लड़ना हो रूस से, चीन से, वो बिल्कुल एक पेज पे आ जाते हैं। इराक से लड़ना हो, बिल्कुल एक पेज पे आ जाते हैं। इसी तरह आप देखें, चाहे इंग्लैंड है, कोई भी डेमोक्रेसी हो, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले हैं, वो दोनों जो पक्ष हैं, विपक्ष हैं, वो एक पेज पे होते हैं। उस वक्त वो क्लोज रैंक्स करते हैं, इकट्ठे होके सामना करते हैं।
ये भारतवर्ष में ही हमने देखा है कि ये दरार, ये वैमनस्य इतना बढ़ रहा है कि देश जाए भाड़ में साहब, हमको तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी। आपने इल्जाम लगाया कि हम जो मौजूदा सरकार को बचा रहे हैं उसका बचाव कर रहे हैं। मेरा सीधा सवाल है, देखिए साहब, जब 26/11 हुआ आपने बालाकोट जैसा ऑपरेशन क्यों नहीं किया? बताइए अभी अनुज हुआ जी। है, आप तो बख्शी साहब पाकिस्तान पूछ रहे हैं ना, में आपको बता क्या पड़ दीजिए। गया? बख्शी साहब कोई पूछ बड़ा रहे हैं आपसे, अनुज जी हमला उसके जवाब दे बाद नहीं दीजिए। हुआ, बालाकोट के बाद नहीं हुआ। जब मैं जवाब दे देता हूं। 370 हटाया गया, क्या किया पाकिस्तान? जीरो। चीन भी उतर जवाब पड़ा देता तो कुछ नहीं कर पाया, उनके पास बरेली को पड़ गए। ठीक है बख्शी साहब, और अनुज जी आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। बख्शी साहब, अनुज जी आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं, बताइए बख्शी मैं साहब जवाब जल्दी से। देता हूं। अनुज हाँ, जी देखिए, मैं बख्शी जी का बहुत सम्मान करते हुए जवाब देता हूं। जो उन्होंने पूछा कि जब 26/11 का हमला हुआ था तो आपने पुलवामा जैसा हमला क्यों नहीं किया? बख्शी साहब, इससे पहले भी आपको कुछ हमले और भी याद दिला देता हूं मैं। जब हमारी इस देश की सबसे बड़ी जो लोकतंत्र का मंदिर जिसे कहा जाता है, जब संसद भवन पर हमला हो गया था, वाजपेयी जी की सरकार थी, क्या उस समय आपने प्रश्न नहीं पूछा इनसे? आज भी पूछते थे क्यों नहीं हुआ? जब उरी में हमला हुआ, जब हमारे गलवान घाटी में हमला हुआ, तब क्यों नहीं हुआ? ये बातें प्रश्न पूछने का नहीं है कि आप उसको क्या करें। और पुलवामा के समय क्या हुआ, ये पूरा देश जानता है कि 44 सीआरपीएफ के जवान इतने बड़े हमले में हमारे शहीद हुए। लेकिन जो उससे पहले जब पार्लियामेंट पे हमला हुआ, बख्शी साहब तब तो ऐसी कोई बात नहीं पूछी गई थी। मैं और जवाब दूसरी दे बात दूं। सुनिए, देखिए, मैं 1 मिनट जवाब दे दूं इसका। पुलवामा की बात, जी बख्शी साहब बोलिए बोलिए। देखिए, जब 44 जवान हमला हुआ, मैं आपको याद दिला दूं, ऑपरेशन कराकट हुआ था। तमाम हिंदुस्तान की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स बॉर्डरों पे लग गई थी। ये तो अमेरिका के दबाव के चलते हमको उस वक्त दुनिया ने ये ऑपरेशन नहीं करने दिया कि अभी अभी दोनों देश जो है वो न्यूक्लियर ताकतें बने थे, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब पुलवामा हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुई। जब पाकिस्तान 2-3 महीने चुप रहा, फिर उसने चुनगुली करी पुलवामा, तो फिर जो है एयर स्ट्राइक। जब 26/11 हुआ था, तत्कालीन एयर चीफ माली मेजर, और मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूं व्यक्तिगत, उन्होंने आपकी उस वक्त सरकार को बोला था कि साहब आप आदेश दें, हम ठोकेंगे, हम तैयार हैं। आपने कुछ नहीं किया, आपने डोसियर पे महत्वपूर्ण मुद्दा है। समय रहते जो हरी झंडी देनी चाहिए, मेरे पास समय की सीमा है। लेकिन बख्शी साहब आपने बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था और बड़ा ये महत्वपूर्ण मुद्दा भी है। शाना एनसीडी, आपके पास लास्ट कमेंट के साथ फिर मैं खत्म करती हूँ। सबसे बड़ी बात होती है राजनीतिक इच्छा शक्ति की। आज तक हम आतंकवाद और नक्सलवाद से इसलिए जूझ रहे हैं क्योंकि राजनीतिक इच्छा शक्ति कहीं ना कहीं से रोड़े लगा रही थी। आगे तो ऐसा नहीं होगा ना सर? मैम शाना जी जल्दी से। अब बिल्कुल सही बोल रहे हैं, राजनीतिक इच्छा शक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। और जब 26/11 का सवाल उठता है, वो एक उदाहरण है जहां राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी, क्योंकि इतने साल हम सिर्फ आगे पीछे जा रहे थे। बख्शी जी ने बिल्कुल सही सवाल उठाया और हम कोई स्पर्धा में नहीं है। आज आप देखें कि नागपुर में जब 13 माओइस्ट को खत्म किया जाते हैं पाइडी कोतनी में, यानी ये तो तय है, यानी ये तो तय है। माफी चाहती हूँ मैम आपको बीच में। जी 5 सेकंड में प्लीज, 5 सेकंड में मैम प्लीज। जी मैं सिर्फ कहना चाहती हूँ कि जब जंगल इलाका है और वहाँ हमारे C-60 के कमांडोज यहाँ इन लोग को खत्म करते हैं, तो ये इसके लिए देश सर्वप्रथम और हम सबको एकजुट रहना है। हम जो अलग अलग पक्ष के राय मत रखेंगे और फिर अचानक से एक अरुंधति रॉय और ऐसे उमर खालिद और ये सब बयानबाजी करते रहेंगे, प्रशांत भूषण जैसे लोग, तो ये तब तक हम ये लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। यानी घर के अंदर के जो आतंकवादी हैं, जो ये बयान देने वाले आतंकवादी हैं, जो ये जयचंद हैं, जब तक हम उनसे नहीं निपटेंगे ये परिस्थितियां बनती रहेंगी। बख्शी साहब और प्रदीप जी ने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है और मुझे लगता है कि उसका उत्तर इस देश की राजनीतिक पार्टियां ही दे सकती हैं, वो चाहे सरकार में हो या फिर विपक्ष में, क्योंकि हमारे देश की फौज ने तो हमेशा और हमारे देश के पुलिस बल ने हमेशा ही ये कहा है कि हिम्मत परखने की गुस्ताखी मत करना।
हिम्मत परखने की गुस्ताखी मत करना, क्योंकि तूफान के रुख को बदलने का मादा रखता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने आज इस विषय पर अपनी अपनी राय रखी। हम उम्मीद करते हैं कि चर्चा सार्थक रही है और हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां अब गाजा से लेकर गढ़चिरौली तक जो सवाल उठा है उसका जवाब जल्द ही ढूंढेंगी। जल्द ही एक खुशनुमा तस्वीर हमारे बीच होगी। चलिए इसी के साथ अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।